आप सभी को मेरा नमस्कार। पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं अनिल नीव इंस्टीट्यूट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी एक मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हमने पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात करी है कि जब तक हमारे में मोटिवेशंस नहीं आ जाती है ना कि भैया मेरे को ये काम करना है और करना ही करना है, तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आज भी आपको लिख के देता हूं। मतलब हमारे में एक ऐसा जोश आना चाहिए, ये काम मेरे को करना है तो करना ही है, तभी हम उस अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो मैं हमेशा आप सबको यही समझाता हूं कि अपने दिमाग में ये चीज बिठा दो कि हमें ये काम करना है तो करना ही है। मतलब आप सब में एक जिद आनी चाहिए। जिद ही सबसे बड़ी बात होती है और जिद जो है वो रियलिटी की होनी चाहिए। तो ज्यादा इस चीज के ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस हम अपने पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके पास पहला प्रश्न इस तरह से है, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश या फिर एनसीटी नामित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया ये जो आपके पास एनसीटी है इसका फुल फॉर्म आप लिख लो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी या फिर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। बोला एक अमेंडमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट हर कोई समझता है, आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। 3 तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई और वो अमेंडमेंट क्या बताती है कि जो हमारी दिल्ली है ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया जाएगा। क्लियर है? तो वो कौन सी आपके पास अमेंडमेंट है? आपको ये याद होना चाहिए, 69th अमेंडमेंट। और ये हुई कब थी? 1991। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में। और उसने क्या बोला, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेके आया कि भैया हमारे पूरे देश की जो राजधानी है वो आपके पास दिल्ली होगी, और जिसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। किसको बोलेंगे? दिल्ली को। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, 61st अमेंडमेंट की बात करूं वो आपको पता होना चाहिए। 24th अमेंडमेंट की बात करूं वो भी आपको पता होना चाहिए। सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 अमेंडमेंट आपने मेरे को नीचे लिख के देनी है। हमने लास्ट वीडियो में इन सबको डिस्कस करा था पॉलिटी में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या था? भारत में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन की बात हो रही है, को चुनाव आयोग के द्वारा तैयार और डिजाइन किया जाता है। चुनाव आयोग के साथ एक और कंपनी देखने को मिलती है। देखो बोल क्या रहा है, ये समझ लो क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, वो चुनाव आयोग के द्वारा तैयार और डिजाइन की जाती है। चुनाव आयोग क्या है? एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो उसी के द्वारा ईवीएम को तैयार किया जाता है, उसका डिजाइन भी इसी के द्वारा किया जाता है। पर ईवीएम अकेले ये काम नहीं करता है, वो किसी कंपनी के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है। वही कंपनी हमें ढूंढनी है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल राइट है। बोल जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पे एसएस लगा लेना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी है। ये आपके पास बिल्कुल सही था। तो अब आपके पास अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहली बार ईवीएम का यूज कौन से राज्य में किया था, वो किया था केरला में, है ना? केरला में किया था। कब किया था वो आपने मेरे को लिख के देना है, और कौन सी विधानसभा क्षेत्र में किया था वो भी आपने यहां पे लिख के देना है, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस पहले पढ़ चुके हैं। और अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार मैं यहां पे बोलता रहूंगा तो हम आगे आगे के जो नए क्वेश्चंस आएंगे उनको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये हमें प्रॉब्लम्स करेंगे ना। तो इसका सबसे सही अल्टरनेट क्या है कि आपको इनके आंसर करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल के पास भी सजा माफी की शक्ति होती है? देखो एक लाइफ वार्डन की बात करी जाती है ना, एक तरह से एक जैसे आपके पास एक कौन सी शक्तियां होती हैं? राज्यपाल के पास सजा माफी की शक्ति की बात करी जा रही है। जैसे बोल जाता है एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास भी आपके पास कुछ ऐसी न्यायिक शक्तियां होती हैं, उसी तरह से राज्यपाल के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। तो बोला राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 72 के साथ। और यहां पे अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो 161 के तहत राज्यपाल के पास भी सजा माफी की शक्तियां हैं। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या बनता है? आर्टिकल नंबर 72 क्या है वो आपने नीचे टाइप करके देना है। अब यहां पे बोल जाता है कि आर्टिकल नंबर 161 में क्या था कि वो हर किसी की सजा को माफ कर सकता है, पर याद रखना वो 2 चीजों में कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है राज्यपाल। एक तो कोर्ट मार्शल, जो डिफेंस की सबसे बड़ी सजा होती है ना, कोर्ट मार्शल,
जब कोई डिफेंस का अधिकारी कोई गलत काम कर दे, भ्रष्टाचार कर ले, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि उसके साथ उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई नौकरी करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, है ना, मतलब वो एक तरह से बेकार हो जाते हैं। तो कोर्ट मार्शल जैसी जो सजाएं हैं उसमें आपके पास राज्यपाल कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहां पे कोई अपना बातचीत नहीं कर सकता है। उसी तरह से मैं बात करूं जहां पे डेथ, फांसी दे दी गई ना किसी को, उसको वो कभी भी कम नहीं कर सकता, या उसको कभी, है ना, उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक फांसी और एक कोर्ट मार्शल पे राज्यपाल कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जितनी भी सजाएं हैं वो सारी की सारी आपके पास कहां पे हैं, एज अ प्रेसिडेंट के तहत राज्यपाल में दिखाई देती है। अब आपने मेरे को राज्यपाल के बारे में ना बिल्कुल डिटेल में लिख के देना है। राज्यपाल बोला गया कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल होता है। उसके बाद आपने मेरे को यह भी बताना है कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल को हटाना है तो राज्यपाल को हटाया किसके द्वारा जाता है, क्या उसके लिए प्रोसीजर है, वो लिख के दो जल्दी से। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किस वर्ष में पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की है। पहले तो ये समझ लो आप आदर्श आचार संहिता क्या है। सबने सुनी है भाई आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई, है ना। देखो आचार संहिता क्या है, बोल जाता है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजनीतिक पार्टीज और जो आपके पास राजनीतिक उम्मीदवार रहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस दी जाती है कि आपने इन्हीं गाइडलाइंस के बीच में काम करना है, या इन्हीं के दायरे में रह के आपको काम करना है। कि ये किस लिए है, ताकि आपके पास जो चुनाव है वो बिल्कुल ऑनेस्टली देखने को मिले, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, और जो डेमोक्रेसी एक बर्ड हमारी कंट्री को दिया जाता है वो जिंदा रहे, है ना। तो इसी के लिए क्या बोला जाता है, आचार संहिता को जारी किया जाता है। आचार संहिता जारी कौन करता है, वो आपके पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपने मेरे को बताना है प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, वो कौन है प्रेजेंट टाइम में। अब देखो यहां पे बोले गया पहली बार, तो याद रखना 1971 1971 में पहली बार आपके पास आचार संहिता को जारी किया गया था। और ये भी पेपर में पूछा गया था उस टाइम कौन सी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, पांचवी लोकसभा के आपके पास इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम पहली बार आचार संहिता को जारी किया गया था। आचार संहिता है क्या, वो हमने अभी पहले देख लिया है। तो ये सारी चीजें सबके लिए क्लियर है, इतनी चीजें सबको पता होनी चाहिए। अब आपके लिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, बोला गया भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं। देखो ये जो कैग है, कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये होता कौन है ये, देखो अगर मैं इसकी बात करूं कैग के बारे में, हम समझे ना एक ऐसा अधिकारी जो कि जो हमारा पब्लिक फंड होता है ना, हम अपना पैसा कहां देते हैं, हम अपना पैसा टैक्स में देते हैं ना, हर कोई टैक्स देता है ना, कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उससे इसको बोल जाता है संचित निधि। संचित निधि में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, अपनी मर्जी से पैसा तो नहीं निकाल रहा है, वो कौन देखता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या फिर हम उसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक। क्लियर है ये चीजें। अब बोला गया तो ये किस तरीके से काम करता है वो हमें देखना है। अगर इसकी बात करें, बोला गया क्या केंद्र सरकार का काम करता है, ये क्या राज्य सरकार के लिए ही काम करता है, नहीं भाई, बोथ ए एंड बी, ये राज्य और केंद्र सरकार का दोनों का काम करेगा। अगर राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है वो भी आर्टिकल नंबर 266 के तहत होती है, और केंद्र सरकार के भी आर्टिकल नंबर 266 के तहत होती है, दोनों का काम संभालता है ये। और अपनी जो रिपोर्ट है वो लास्ट में किसको देता है, प्रेसिडेंट को। किसको देता है, प्रेसिडेंट को। ये सही हो चुकी चीज है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, कैग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार संविधान अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझाया गया है, इसको थोड़ा शांति से समझो क्या बोल रहा है ये, है ना। प्रस्तावना के अनुसार जो हमारी प्रियम्बल है ना, उसके अकॉर्डिंग जो संविधान है ना, उसने अपने अधिकार कहां से लिए हैं, या अपने अधिकारों को किसके द्वारा प्राप्त किया है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान को किसने लिखा है, संविधान का निर्माता कौन है, इस तरह से वो बात कर रहा है ये, है ना। जो कानून बनाया है वो किसने बनाया है, इसका अर्थ ये हुआ। तो आप सबको पता है जो कानून बनाया ना वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि संविधान सभा के द्वारा कानून बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा आपके पास क्या बोला गया, संविधान बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन सबसे, अभी हमने कैग की बात करी ना, बोल जाता है कैग के बारे में आपने याद रखना है, इसे पब्लिक फंड का गार्डियन भी कहा जाता है। जो हमारा पैसा है ना संचित निधि का, उसका इसको संरक्षक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई उसको तो लास्ट में देखता कौन है कि भाई इसमें कोई गोल गपला नहीं हो रहा है, वो कौन देखता है, आपके पास कैग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, कौन सा आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है।
एक गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब यहाँ पे ना देखो, आपके पास कुछ कमीशन दे के रखे, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी का मतलब क्या हुआ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बोला गया इनमें से मेरे को बताओ कि कौन सा जो है वो गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब ये है कि जो संविधान में नहीं लिखा गया है। भाई यूपीएससी भी लिखा गया है और स्टेट पीएससी भी लिखा गया है, और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये 315 अनुच्छेद में लिखा गया है। 315 अनुच्छेद बोलता है संघ और राज्य, संघ का मतलब होता है केंद्र, केंद्र और राज्य के बीच में एक लोकसभा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही था, 315 में तो ये लिखा गया था। तो मतलब कौन सा गैर संवैधानिक हुआ, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपके पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब गैर संवैधानिक एक संस्था या गैर संवैधानिक आयोग है। देखो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आप समझते क्या हो वो थोड़ा सा देख लो। बोला जाता है जब दो स्टेट्स इकट्ठी डिमांड करती हैं कि भाई हम दोनों के लिए एक कमीशन का निर्माण कर दो, एक आयोग का निर्माण कर दो, तब आपके पास जो एक आयोग आता है उसको बोला जाता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आज की डेट में नहीं देखने को मिलता है, पहले की बातें हैं ये। नेक्स्ट, संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन बताता है। पहले तो समझ लो संसद क्या है। वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस बिल की बात करी जाए या फाइनेंस कमीशन की बात करी जाए, छोड़ो इस चीज को, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो संसद की बात कर रहे थे, संसद में आपके पास क्या था, संसद है क्या, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, इसी को हम क्या बोलते हैं, संसद। बोला गया संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट को कौन बताता है। संसद का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में इस रिपोर्ट को कौन पेश करता है। तो इसको जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है प्रेसिडेंट। कौन है, प्रेसिडेंट। इसमें आपके पास जो याद रखने वाली बातें हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखनी है। बोला जाता है कि जो फाइनेंस कमिश्नर रहता है, जो आपके पास एक फाइनेंस कमीशन है ना, ये जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 के तहत होता है। जो तो अभी जो आपके पास फाइनेंस कमिश्नर है, फाइनेंस कमिश्नर क्या करेगा, अपनी जो रिपोर्ट होगी ना उस रिपोर्ट को बना के वो प्रेसिडेंट के पास दे देगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का काम बनता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, है ना, अपनी रिपोर्ट को जो वित्तीय और रिपोर्ट है उसको दोनों में बताए, है ना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइनेंस कमिश्नर कौन है, या वित्त या मुख्य वित्त आयोग कौन है ना। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट भैया समझ आ रही है ना सबको, सब पूरे देश का एक ही है सुप्रीम कोर्ट, जिसका आपके पास अगर स्थल की बात करें वो है आपके पास दिल्ली, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है ये पूरे भारत का। तो बोल जाता है इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 के तहत हमारे संविधान में दिया गया है, और ये हमें क्या बताता है, बोल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आपके पास है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है हर जगह, अगर लोकसभा में भी वो बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, हमने बहुत बार इसके बारे में बात करी है। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। बोला गया भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है और कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। नेक्स्ट, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद से बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, अब अगर मैं थोड़ा सा अपने इतिहास की तरफ नजर मारूं तो जब आपके पास हमारा एक अंतिम अध्याय चलता है जिसमें हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपके पास पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद आपके पास ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन के बाद आपके पास फ्रांसीसी आते हैं, फिर आपके पास डेनमार्क है ना, डेनमार्क पहले आते हैं फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जब ब्रिटेन यहाँ पे बसता है तो ब्रिटेन अपनी जो पकड़ है वो बंगाल में बना रहा होता है। बंगाल में जब ये पकड़ बना रहा होता है तो बंगाल में पहले आपके पास गवर्नर का पद था। अब गवर्नर जैसे यहाँ पे मजबूत हो जाता है तो वहां पे गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। तो कौन से एक्ट के तहत ऐसा हो रहा था, है ना। ये क्वेश्चंस आप बढ़िया से पढ़ोगे, पर अभी थोड़ा सा इसको वैसे देख लो, हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में देखा है वैसे इसको। तो देखना इसका जो बिल्कुल सही आंसर था वो था नोटा। 1773 का आपके पास एक रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें लिखा गया था कि जो भारत में बंगाल का रीजन है, बंगाल में जो गवर्नर है अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, किस एक्ट ने सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन को शुरू करने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बोला गया कि एक जो सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन देने की जो बात करी थी वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है आप सबके सामने वो है 1800
1853 का चार्टर, 1853 का जो आपके पास चार्टर है, इसी ने बोला था कि भारत में जो ये सिविल सर्विसेज हैं उसमें ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये चार्टर चूटर क्या है? ये देखो, पहले के टाइम में ना 1947 से पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेज हमारे ऊपर काम कर रहे थे। और अंग्रेज किसके डिपेंडेंट थे? अंग्रेज ब्रिटेन से कंट्रोल किए जाते थे। तो ब्रिटेन की तरफ से जो भी अधिनियम बन के आता था उसको हम बोलते थे चार्टर या फिर रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स पिट्स इंडिया, हाँ, इस तरह से कुछ ना कुछ अधिनियम उनको बोला जाता था। तो बस हमें इतना ही पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा किया गया। कौन सा एक्ट विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने के लिए जिम्मेदार है? फिर से एक्ट की बात करी, इसमें आप याद रख लेना, फिर से आपके पास जो आंसर है वो 1853 का एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में विधायी और प्रशासनिक कार्य समझते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और विधायी को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस, है ना। तो ये चीजें आपके पास जो है बिल्कुल अलग करने के लिए किसने बात करी थी? 1853 के चार्टर में। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने सिखों और भारतीयों ईसाइयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को बढ़ाया? या फिर ये जो आपके पास बोला गया, इसमें पढ़ लो आप पहले क्या बोला गया। जो सिख थे ना और भारतीय ईसाई थे उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है इसको समझो। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी को वहां से चुनना। तो बोला गया कोई ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में रखी जाती है, माइनॉरिटी मतलब जो कम है, तो उनको भी एक अब अधिकार दिया गया था। वो अधिकार क्या था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे अपना लीडर चुनो और अपनी मर्जी से आप वोटिंग करो। आपको कोई यहाँ पे पनिश नहीं किया जाएगा कि नहीं आप अपने पूरे जो वोट है एक ही पर्सन को दे रहे, अपने ही लोगों को दे रहे हो, वैसा नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे आपके पास किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा एक सिखों और जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का एक तरह से निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट, अब पहली बार इस तरह का काम कब किया गया था? 1909 में। 1909 में भारत सरकार अधिनियम आता है, तो बोला जाता है कि जिसको हम पार्लियामेंट्री सुधार बोलते हैं, उस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल का निर्माण किया गया था, या मुस्लिम लोगों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। और 1919 में जब नया अधिनियम आया उस टाइम दोनों के लिए, सिख और भारतीयों ईसाइयों के लिए, इस तरह का पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून की शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था? एक दल बदल विरोधी कानून है ना, ये शेड्यूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा। अनुसूची नंबर 10 है, उसमें दल बदल विरोधी कानून आपके पास समझाया गया है। तो बोला जाता है जब आपका ये बना ही नहीं था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था, उससे पहले भी आपके पास दल बदल जो कानून है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया गया था। तो वो कहाँ पे था? वो याद रखना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1979 से ही आपके पास बोला जाता है ये दल बदल जो विरोधी कानून है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट था। अब बोला गया ये दल बदल विरोधी कानून आपके पास कब संविधान में जोड़ा गया था? बोला गया एक आपके पास 52 अमेंडमेंट हुई थी 1985 को, और आपके पास दल बदल कानून को इसमें हमारी अनुसूची नंबर 10 में संविधान में जोड़ दिया गया था। दल बदल कानून है क्या? इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करो जरा नीचे। नेक्स्ट, आईएएस और आईपीएस के पद को खत्म करने की सिफारिश किसने की थी? पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है, फिर से मैं आज इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके पास अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में इस बार पूछा गया था। तो बोला कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज के पद को खत्म करने की सिफारिश किसने की थी? देखो, ये आपके पास एक कमीशन आया था, नाम था राज मन्नार आयोग। क्या नाम था? राज मन्नार आयोग। क्लियर है? इसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पुलिस सर्विसेज को खत्म करने की बात कर दी थी। क्यों? इसका क्या उद्देश्य क्या था, क्या सोच थी इसकी? बोल जाता है कि जब आईएएस आपके पास रिक्रूट किया जाता है या आईपीएस आपके पास रिक्रूट किया जाता है, वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है उसको स्टेट में भेजा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है। इस चीज का वो विरोध कर रहे थे, बोला ये सही नहीं है क्योंकि स्टेट में आपके पास एक स्टेट पीएससी है, वहां पे एचएएस या फिर यूपीएस, है ना, जो भी आपके पास रहते हैं, मतलब जो हर किसी स्टेट के अकॉर्डिंग वहां का हाईएस्ट जो डेजिग्नेशन है। जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, यहाँ का एचएएस है, अगर हम बिहार की बात करें तो बीएचएस होगा, है ना, इस तरह से चलता है ना। तो ये क्या वो यहाँ पे बोल रहा है कि वहां के लोग ही राज्यों में उत्तीर्ण होने चाहिए, उसी की डिमांड करते हुए इन्होंने क्या बोला था कि इसको खत्म कर दिया जाए, है ना, पर नहीं, ये खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, याद रखना, इस क्वेश्चन को लिख लेना बढ़िया से। इसको मैं समझाता हूं, देखो क्या होता है। अभी हमने पढ़ा ना सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस का मतलब होता है आईएएस, समझ रहे हो ना कहानी। अब बोल रहा है सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट जो होता है ना, आईएएस का भी बॉस होता है। हमने एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पढ़ी है ना, इन सब का भी बॉस एक और आपके पास होता है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक। वो कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, और हमने बहुत बार, क्या मतलब एक आधी बार तो हमने पहले के क्वेश्चंस में इसको रिपीट करा है। तो नोटा इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो सही आंसर होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या आंसर होता है इसका? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से भी आपके पास ऊंची पोस्ट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बोला गया, जैसे ये तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जैसा आपके पास टॉपिक स्टेट में भी देखने को मिलता है ना। स्टेट में क्या, जो आपके पास पीएससी रहते हैं, क्या बोला जाता है कि जो उसके हेड कौन होते हैं या उससे ऊपर कौन होता है, तो स्टेट में आप याद रखना चीफ सेक्रेटरी होता है, और सेंटर में आपके पास कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 था, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे घुमाया गया है, और कुछ भी इस क्वेश्चन में है ही नहीं है ना। बोला गया एक ऐसा आपके पास कोई सदन है, या कोई आपके पास ऐसा लेजिस्लेचर है जहां पे जो मेंबर बैठता है, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस सदस्य या उस पूरे सदन का नहीं होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है नोटा। क्यों? क्योंकि भाई राज्यसभा इसका आंसर होना था, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा का अध्यक्ष कहां पे होगा? कहां का होगा? लोकसभा से होता है। विधानसभा का अध्यक्ष कहां से होता है? विधानसभा का ही होता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर आपके पास बना है वो कौन सा था? राज्यसभा। और यहाँ पे नोटा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 18, एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर। बोलेंगे एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर, एक आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन की रिपोर्ट कहाँ अपनाई जाती है? इसका बिल्कुल सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। ज्यादा नहीं सोचना, वन लाइनर क्वेश्चन याद कर लो। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता कब प्रारंभ करी गई? भारतीय दंड संहिता कब प्रारंभ करी गई? इसका बिल्कुल सही आंसर है 1862। 1862। अब 1986 में क्या होता है आपको बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था ना आपने? हाँ, तो 1986 में क्या है वो बताओ जरा इसमें। हाँ, तो इसको समझ लो, भारतीय दंड संहिता क्या है। बोला जाता है यह अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान करती है। मतलब जो हमारे जो इन्वायरमेंट में या जो हमारे भारत देश में जो भी अपराधी रहेंगे उनके लिए क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें भारतीय दंड संहिता से हमें पता चलती हैं। तो इसकी स्थापना या इसको प्रारंभ कब किया गया था? 1862 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम बहुत बार गलती करेंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर होगा 5 वर्ष, पर बिल्कुल गलत है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तब तक जब तक उसके पास लोकसभा का बहुमत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक उसके पास लोकसभा का बहुमत है। 5 साल तो उसकी मैक्सिमम एक तरह से लिमिट होती है ना। हाँ, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है? जब तक उसके पास लोकसभा का बहुमत है तब तक वो यहाँ पे है। देखो कई बार होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था कि अभी उनको 5 साल हुए नहीं थे, उससे पहले ही उनका काम खत्म हो गया था। तो मतलब क्या हुआ, जब तक बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री है, जब तक बहुमत नहीं है तब तक वो उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, है ना। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम आपके पास कौन सी लोकसभा चल रही है, और इस लोकसभा के जो प्रधानमंत्री है वो कौन से नंबर के हैं। प्लस आपने मेरे को ये भी लिख के देना कि लोकसभा के प्रेजेंट टाइम स्पीकर कौन है, और पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ और कब गाया गया? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपके पास बोला गया कोलकाता। कोलकाता में बोला गया 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 में आपके पास पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया, जिसे हम नेशनल एंथम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक जय है ना। तो बोल जाता है इसको राष्ट्रगान की बात करी जाए तो इसका जो आपके पास
टाइम है वो कितना है 52 सेकेंड्स। इसका एक शॉर्ट वर्जन चलता है, उसको कितने टाइम में गाया जाता है, वो 20 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप सबका काम बनता है कि इनको बढ़िया से पढ़ के लाओ, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको कमेंट सेक्शंस में लिख के देने हैं, है ना, एक रिवीजन टाइप क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोल जाता है जब भी हमारे इंडियन फ्लैग में कोई चेंज होना होगा ना, भारत के जो आपके पास एक राष्ट्रीय ध्वज है, अगर उसमें कोई चेंज करना होगा, अभी आपने देखा ना उसकी रेशो है कि 2:3 रेशो है उसकी, कि 2 आपके पास क्या होने चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, 3 आपके पास लंबाई होनी चाहिए। अब मान लो वो करना चाहते हैं 4-5 करना चाहते होंगे, ये 6-7 करना चाहते होंगे, कौन करेगा इसको? कौन करेगा? वो संस्था कौन सी है, वो आपने मेरे को लिख के देनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने मेरे को बताना है आर्टिकल नंबर 326 क्या हमें बताता है, 326 अनुच्छेद हमें क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। बोला गया एक आपके पास अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा, अटॉर्नी जनरल के साथ जो 2 लोग होते हैं ना, सोलिसिटर जनरल जो होते हैं, सोलिसिटर जनरल जो है वो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, आपने मेरे को लिख के देने जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोला जाता है कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मेंबर आपने डिवाइड करके देने हैं मेरे को। जैसे बोल जाता है ना कि 530 इतने होने चाहिए, 530 इतने होने चाहिए, और प्लस उसमें इतने यूटी से होने चाहिए। आपने मेरे को लिख के देना है कि स्टेट से कितने होंगे, प्लस आपके पास सेंटर से कितने होंगे, प्लस उसमें प्रेसिडेंट कितने अपॉइंट करता है, वो सब आपने लिख के देना है। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन लिख के देना है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जो आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या आपके पास उसको क्या बोल जाता है, सिविल संहिता, वो कहाँ पे लागू की गई है, वो भी आपने मेरे को लिख के देना है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे कैग का नाम क्या है, CAG कैग का नाम क्या है, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं, वो भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का बढ़िया से आंसर देते हो, तब आप मान सकते हो कि नहीं भैया, कि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया से चल रही है। आप एक बार क्वेश्चंस का आंसर दो, और आपके जो भी आंसर्स होंगे उनको देखा जाएगा, और है ना, जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ से यूट्यूब चैनल में आपका दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज लास्ट में एक यही है कि अपना जो जोश है, अपना जो मोटिवेशन है, उसको कभी खोना नहीं है, उसी के साथ हमेशा काम करते रहो। डेली आपके लिए एक वीडियो लेक्चर्स दिया जाता है, उसको आपने बढ़िया से तैयार करके रखना है। और कोई भी न्यू स्टूडेंट जिनको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हो, और समय आने पर या थोड़े टाइम बाद आपको ये जो डाउट है उससे क्लियर करवाया जाएगा। ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।